दुनिया की राजनीति में पुरानी कहावत है कि अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित अस्थायी होते हैं। ईरान के हालिया संकट में इस सच्चाई को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। जब ईरान पर हमला हुआ तो उम्मीद थी कि कई मुस्लिम देश खुलकर उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन हकीकत में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। क्यों कई देश चुप रहे, कौन किसके साथ खड़ा है और इस संघर्ष के पीछे असली खेल क्या चल रहा है, आइए समझते हैं पूरी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। मध्य पूर्व में जो टकराव दिखाई देता है वह केवल दो देशों का युद्ध नहीं, यह असल में कई दशकों से चल रही शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। इसमें विचारधारा, सुरक्षा, तेल व्यापार, धर्म और वैश्विक राजनीति सब एक साथ जुड़ जाते हैं। आम दर्शक इसे अक्सर ईरान बनाम इजराइल या मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। असल लड़ाई दो बड़े भू राजनीतिक समूहों के बीच मानी जाती है। एक तरफ वह समूह है जिसमें ईरान और उसके प्रभाव वाले संगठन शामिल है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हूती आंदोलन, इराक और सीरिया की कुछ शिया मिलिशिया तथा फिलिस्तीन के कुछ गुट आते हैं। इसे अक्सर रेजिस्टेंस एक्सिस यानी प्रतिरोध का धड़ा कहा जाता है। इस समूह का मूल उद्देश्य पश्चिमी प्रभाव और इजराइल की शक्ति को चुनौती देना बताया जाता है। दूसरी तरफ एक दूसरा समूह बन चुका है जिसमें इजराइल, अमेरिका और कई अरब देश शामिल हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों के इजराइल और पश्चिम के साथ रणनीतिक रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हुए। इन देशों को डर है कि अगर ईरान का प्रभाव क्षेत्र में बहुत बढ़ गया तो उनकी राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसलिए भले ही सार्वजनिक बयान संतुलित हो, लेकिन सुरक्षा रणनीति के स्तर पर इन देशों के हित अक्सर एक ही दिशा में दिखाई देते हैं। युद्ध की स्थिति को समझने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि क्या यह टकराव सीधे सीधे एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जा रहा है। इसे अक्सर प्रॉक्सी युद्ध कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बड़े देश सीधे आमने सामने युद्ध नहीं करते, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने समर्पित समूहों के माध्यम से दबाव बनाते। यही कारण है कि संघर्ष के कई मोर्चे बन चुके हैं। गाजा, लेबनान की सीमा, सीरिया, इराक और यमन। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई होती रही है। इसके बाद लेबनान की सीमा पर भी तनाव बढ़ा, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच समय समय पर रॉकेट और मिसाइल हमलों की खबरें आती हैं। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के जहाजों पर हमले किए, जिससे वैश्विक व्यापार मार्ग प्रभावित हुआ। इराक और सीरिया में भी अमेरिकी ठिकानों और स्थानीय मिलिशिया के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही। अगर इसे नक्शे पर देखें तो संघर्ष एक ही जगह सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति कहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से इसे विश्व युद्ध नहीं कहा जाता। नुकसान का आकलन केवल सैन्य हताहतों से नहीं किया जाता। इस पूरे संघर्ष में आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। सबसे बड़ा खतरा तेल और गैस आपूर्ति का पड़ता है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर वहां युद्ध या नाकाबंदी होती है तो वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सीधे भारत, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। दूसरा बड़ा असर समुद्री व्यापार पर पड़ा है। लाल सागर और स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। जब इन क्षेत्रों में हमलों का खतरा बढ़ता है तो कई जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे शिपिंग लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है और कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। मानवीय स्तर पर भी नुकसान बहुत बड़ा होता है। युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों का विस्थापन, बुनियादी ढांचे का नष्ट होना और मानवीय संकट लगातार बढ़ता है। अस्पताल, बिजली व्यवस्था, पानी की आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क भी प्रभावित होते हैं। इससे लाखों लोग सीधे प्रभावित होते हैं और कई बार शरणार्थी संकट पैदा हो जाता है, जो पड़ोसी देशों तक फैल जाता है। इस संघर्ष का एक और गहरा पहलू परमाणु और मिसाइल तकनीक का सवाल भी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता बनी हुई है। अगर क्षेत्रीय तनाव बहुत बढ़ता है तो हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है, जिससे पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति और अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि कई मुस्लिम देश जो धार्मिक रूप से ईरान के करीब दिख सकते हैं, युद्ध के समय सावधानी से बयान देते हैं। वह अक्सर कहते हैं कि क्षेत्र में तनाव कम होना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। उनके लिए प्राथमिकता यह होती है कि युद्ध उनके देशों तक न पहुंचे और उनकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। सरल भाषा में कहे तो मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति 3 स्तरों पर चल रही है।
पहला स्तर वैचारिक है, जहां ईरान और उसके समर्थक समूह पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने की बात करते हैं। दूसरा स्तर सुरक्षा का है, जहां कई अरब देश और इजराइल खुद को ईरान के प्रभाव से बचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्तर वैश्विक है, जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश अपने रणनीतिक हितों के आधार पर इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब दर्शक पूछते हैं कि मुस्लिम देश एकजुट क्यों नहीं हुए, तो जवाब केवल धर्म में नहीं बल्कि राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक हितों में भी छुपा होता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में लगभग हर देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। अगर इस पूरे परिदृश्य को एक पंक्ति में समझना हो तो कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व में जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बड़ी रणनीतिक लड़ाई चल रही है, जिसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है। बने रहे ऐसे ही जानकारी के लिए आप कहते रहे चलो एक तक के साथ। नमस्कार।